हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल मंगल होंगे और नियमित क्लास जो चल रही है इनको आप ले रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने लास्ट बात की थी क्लास 4 की क्लास 3 हो चुकी थी, क्लास चौथी आज है। कार्य ऊर्जा शक्ति दाब अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें कार्य दाब कंप्लीट हो गया है, ऊर्जा भी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा रह रहा है ज्वारीय ऊर्जा, वो बताएंगे। उसके बाद में शक्ति और आज तरंग के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ठीक है दोस्तों, समुद्र में आपने सुना होगा अक्सर ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? ज्वारीय ऊर्जा। अब क्वेश्चन आता है कि ज्वार भाटा क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी पर उपस्थित जो जल होता है, इस पर चंद्रमा और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो समुद्र में जो लहरें उठती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, उच्च ज्वार भाटा, निम्न ज्वार भाटा। उच्च ज्वार भाटा कब आता है, निम्न ज्वार भाटा कब आता है? देखिएगा इधर। ज्वारीय ऊर्जा लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे? ज्वार भाटा के कारण, ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? ज्वारीय ऊर्जा। अब आता है कि ज्वार भाटा क्या होता है, तो ये देखिएगा। अभी आपको बताया था कि पृथ्वी पर उपस्थित जल, पृथ्वी पर उपस्थित जल पर चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में लहरें उठती हैं, जिन्हें ज्वार भाटा कहा जाता है। सिंपल सा है। ठीक है दोस्तों, तो जो समुद्र का जल होता है उस पर क्या चंद्रमा और सूर्य का जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। और ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है, कब कब आता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ज्वार भाटा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, ज्वार भाटा ये दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है उच्च ज्वार भाटा और एक होता है निम्न ज्वार भाटा। ठीक है दोस्तों, उच्च ज्वार भाटा कब आता है, निम्न ज्वार भाटा कब आता है? ये आता है कृष्ण पक्ष को और ये आता है शुक्ल पक्ष को। वैसे टॉपिक से आने के क्वेश्चंस ये वाले से कम है ज्वारीय ऊर्जा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, वो सिंपल सा है। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनसे। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा। तो आगे देखिएगा, इसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। पवन ऊर्जा क्या होती है? सीधा सा है, पवन ऊर्जा क्या होती है? पवनों से, हवाओं से मिलने वाली ऊर्जा पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, पवन ऊर्जा। इसमें लिखेंगे पवन कह दो चाहे हवा कह दो, से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? पवन ऊर्जा। फिर आता है पवन ऊर्जा संयंत्र। ये क्या होते हैं? पवन ऊर्जा संयंत्र क्या करते हैं? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये क्या करते हैं? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जो पवन ऊर्जा संयंत्र होते हैं वे क्या करते हैं? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पवन ऊर्जा जो संयंत्र होता है इनका वेग, इसमें पवन ऊर्जा संयंत्र में जो पवनों का वेग होता है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो ये भी लिखिए कि पवन ऊर्जा संयंत्र में, पवन ऊर्जा संयंत्र में पवनों का वेग 15 से 20 किलोमीटर प्रति
घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, पवन ऊर्जा संयंत्र में पवनों का वेग कितना होता है? 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब बात आती है कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र तो तमिलनाडु में है, लेकिन पवन ऊर्जा संयंत्रों का जो शहर है मतलब जो पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा है? डेनमार्क। तो ये दोनों बातें भी आप लिखेंगे। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा पवनों का शहर किसे, कौन से देश को कहा जाता है? पवनों का शहर डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पवन ऊर्जा। इसके बाद में देखते हैं सौर ऊर्जा क्या होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। तो ये भी देखिएगा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में लिखेंगे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा संयंत्र क्या करता है? जैसे पवन ऊर्जा संयंत्र क्या करता है? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी प्रकार सौर ऊर्जा संयंत्र भी क्या करेगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र ये क्या करेगा? सौर ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे देखिएगा, सौर ऊर्जा के बारे में आगे देखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, सौर पैनल के बारे में और बता देते हैं। आप जानते हैं सौर पैनल क्या होता है? सौर पैनल क्या होता है ये तो आपको पता है कि सौर ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर पैनल। इसके साथ ही ये क्या करता है? इसमें चांदी तथा सिलिकॉन की क्या लगी होती है? प्लेट लगी होती है, तथा सीसा संचायक बैटरी का इसमें प्रयोग किया जाता है। सौर पैनल में क्या होता है देखिएगा, सिलिकॉन तथा चांदी की प्लेट लगी होती है। इसमें सिलिकॉन तथा चांदी की प्लेट लगी होती है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी के साथ ही इसमें सीसा संचायक बैटरी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये भी इसमें लिखेंगे, इसमें सीसा संचायक बैटरी का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सौर पैनल। सौर पैनल क्या होता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें सिलिकॉन तथा चांदी की प्लेट लगी होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा करा दी, पवन ऊर्जा करा दी। इसके बाद में आगे देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का एक नियम लिखिए। ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जाता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। दोस्तों देखें ऊर्जा संरक्षण का नियम और लिखें हेडिंग में, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें लिखेंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। तो ये क्या होती है? यह एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, परिवर्तित होती है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। यही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा
ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा कैसी रहती है? नियत रहती है। इसके बाद में आगे देखिएगा शक्ति क्या होती है? पावर। तो दोस्तों कार्य कंप्लीट होता है, ऊर्जा कंप्लीट होती है, दाब कंप्लीट होता है, उसके बाद में देखेंगे शक्ति क्या होती है। शक्ति क्या होती है दोस्तों? शक्ति जैसे पावर कहते हैं, ये क्या होती है? कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा? W/T। शक्ति का मात्रक जो SI मात्रक की बात होती है वो वाट होता है, लेकिन CGS मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शक्ति, पावर। तो इसमें लिखें क्या बताया था? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। तो शक्ति बराबर लिखेंगे कार्य बटा समय। शक्ति को P से डिनोट करेंगे, कार्य को W से, समय को T से। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर W/T। मात्रक की बात करें तो SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का वाट होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कौन सा मात्रक? CGS मात्रक क्या होता है? सॉरी, MKS मात्रक। MKS मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये इसका MKS मात्रक हो जाएगा। तो आया समझ में आता है कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति बराबर P बराबर W/T। शक्ति का SI मात्रक वाट, MKS मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। कौन सी क्लास में? पहली क्लास में, जो मात्रा की क्लास ली थी उसमें ही आपको ये लिखा चुका हूँ। इसके बाद में बात करेंगे तरंग क्या होती है? वेव। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे तरंग। तरंग क्या होती हैं? तरंग के प्रकार क्या होते हैं? ये हम जानेंगे। तरंग क्या होती है? जो माध्यम के कणों में क्या पैदा कर दे? रुकावट, वो क्या कहलाती है? तरंग। तरंग कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक तरंगें होती हैं, अयांत्रिक तरंगें होती हैं, द्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक गुरुत्वीय तरंग होती हैं। तो इसकी परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा लिखेंगे तरंग की, जो माध्यम के कणों में क्या पैदा कर दे? रुकावट। जो माध्यम के कणों में रुकावट पैदा करें। माध्यम के कणों में क्या पैदा करें? रुकावट। क्या कहलाती हैं? तरंग कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में लिखेंगे तरंग कितने प्रकार की होती हैं। पहला पे पढ़ेंगे अपन यांत्रिक तरंगें, ये क्या होती हैं, क्या उनके उदाहरण हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंगें, ये क्या होती हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे द्रव्य तरंगें। उसके बाद में पढ़ेंगे चौथा पे गुरुत्वीय तरंगें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक एक को हेडिंग चलेंगे, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगें। फिर उसके बाद में द्रव्य तरंगें, गुरुत्वीय तरंगें। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा। इधर देख लिखेंगे यांत्रिक तरंगें और इधर लिखेंगे अयांत्रिक तरंगें। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक तरंग क्या होती हैं, अयांत्रिक तरंग क्या होती हैं, ये देखेंगे। तो यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनके चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे। जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। जबकि अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे होते हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंग का उदाहरण देखें तो इसका बेस्ट उदाहरण आ जाएगा ध्वनि तरंगे। अयांत्रिक तरंगों में अल्फा बीटा गामा तरंगे, एक्स तरंगे, अवरक्त तरंगे, ये इसमें आ जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ से यांत्रिक तरंगों में क्या लिखेंगे? वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता की जरूरत होती है। वे तरंगे जिनके
चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? जरूरी होती है। वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। उदाहरण की बात करें तो इसका बेस्ट उदाहरण ध्वनि तरंगे। ध्वनि जो तरंग है वो इसका उदाहरण है। इसी के अपोजिट वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो कौन सी तरंग कहलाती हैं? अयांत्रिक तरंगे। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे कि एक्स किरणें, इसी के साथ ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें, ये भी कैसी हैं? अयांत्रिक तरंगे। इसी के साथ ही अवरक्त, कौन सी तरंग? अवरक्त तरंगे, ये भी कौन सी हैं? अयांत्रिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे देखें, यांत्रिक तरंगे हो गई, अयांत्रिक तरंगे हो गई। इसके बाद में द्रव्य तरंगे की बात करते हैं। ये क्या होती हैं? देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे क्या होते हैं? वे तरंगे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित होती हैं, वो क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे। तो लिखेंगे वे तरंगे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से संबंधित हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो संबंधित तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे कहलाती हैं? द्रव्य तरंगे। उसके बाद में देखेंगे गुरुत्वीय तरंगे क्या क्या होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे गुरुत्वीय तरंगे। गुरुत्वीय तरंगे, इसमें क्या होता है कि जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो कौन सी तरंगे निर्मित होती हैं? गुरुत्वीय तरंगे निर्मित होती हैं। तो लिखें जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया तरंग क्या होती है, तरंगों के प्रकार बताए थे, यांत्रिक तरंगे क्या होती है, अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, क्या इनके उदाहरण हैं। उसके बाद में द्रव्य तरंगे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित होती हैं। उसके बाद में आपको बताया गुरुत्वीय तरंगे कि जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो दो तरंग बनती है, और कौन सी तरंग होती है? गुरुत्वीय तरंग होती है। इसके बाद में आगे देखिएगा, इसमें बात देखते हैं कणों में कंपन के आधार पर तरंगे। कणों में कंपन के आधार पर तरंग। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी अनुदैर्घ्य तरंगे। तो दोस्तों कणों के कंपन के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती है, एक तो अनुदैर्घ्य तरंगे, एक अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होते हैं कि जो कंपन की दिशा होती है वो तरंग संचरण की दिशा की कैसी होती है? लंबवत होती है। जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में तरंग संचरण की दिशा की कैसी होती है? समांतर होती है। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों का बेस्ट उदाहरण हमारे सामने आता है, प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंग है। इसमें सुरंग और गर्त बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें संपीड़न और विरलन का गुण पाया जाता है। तो लिखें ये बातें, फिर आज की क्लास समाप्त होती है और अपना टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे इसमें अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें क्या बनते हैं? पहले तो ये लिखें सुरंग और गर्त बनते हैं। इसमें सुरंग व
गर्त बनते हैं। ये इसकी विशेषता है जो कई बार पूछी हुई है। इसमें कणों के कंपन की दिशा कैसी होती है? लंबवत। इसमें कणों के कंपन की दिशा लंबवत होती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों की कंपन की दिशा उसी दिशा में होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें लंबवत होती है। इसका उदाहरण देखें तो प्रकाश तरंग, प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, ये लिख लिया यहाँ तक, आगे लिखे अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरा उदाहरण अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें कणों के कंपन की दिशा कौन सी होती है? तरंग संचरण की दिशा सेम होती है। ठीक है दोस्तों, उसमें तो क्या थी? लंबवत थी। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है इसमें क्या होता है? कणों के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा कैसी थी? लंबवत। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो तरंग संचरण की दिशा होती है वही कंपन की दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। इसका उदाहरण अनुदैर्ध्य तरंग का क्या होता है? ध्वनि तरंगे। दोस्तों, दो उदाहरण आपके सामने कई बार एग्जाम में पूछे हैं विभिन्न एसएससी, रेलवे, और जब ये एसएससी जीडी का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जबकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक वो लिखेंगे, इनमें संपीड़न व विरलन का गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने बात की थी कि शक्ति क्या होती है, तरंग क्या होती है, और ऊर्जा के दो प्रकार रहे थे वो आपको करा दिए। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारभाटा क्या होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो अपना टॉपिक था कार्य, ऊर्जा, शक्ति और दाब्य क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो नया टॉपिक अपन लेंगे कल से वो क्या होगा? हीट प्लस टेम्परेचर। ये अपना कल से नया टॉपिक होगा दोस्तों। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके लिए आपको कमेंट्स में लिखना है। हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, हम पूरी मेहनत से आपको फुल कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए और हमारे मार्गदर्शन पर चलते रहिए दोस्तों, हम आपको ज़रूर सफलता दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।